कुछ नई नई चीजें भी तो करना बहुत जरूरी है ना। आगे क्या इकोनॉमिक्स बस अभी पढ़नी है, आगे नहीं पढ़नी, इकोनॉमिक्स नहीं बनना है यार। मेरा दिल मत दुखाओ तुम लोगों को, मैंने क्या बोला था, मैं इकोनॉमिक्स ढंग से पढ़ाऊंगा तो तुम आगे कुछ बनो ना इकोनॉमिक्स वगैरह में। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू गाइस, एवरीथिंग फाइन। चलो बच्चों, आज हम थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट के 5th लेक्चर या 4th लेक्चर की बात कर रहे हैं। जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर को नहीं रिकमेंड करते हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, देन इट विल बी 4th, राइट। चलिए, आज का जो आउटकम निकल के आने वाला है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एपीसी और एपीएस की वैल्यू देखी थी, ठीक है। आज हम एमपीसी एमपीएस की वैल्यू देखेंगे, राइट, और उसका मल्टीप्लायर पे क्या इफेक्ट होगा के पे, ठीक है, उससे देखेंगे। देन हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप को सीखेंगे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फिस्कल पॉलिसी कैसे इसको मॉनिटर करेगी उसे देखेंगे। मतलब आज की क्लास तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, ठीक है। और हर पॉलिसीज इन्हीं से ही बनी हुई होती है, जुड़ी हुई होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो जल्दी से बात कर लेते हैं एक बार वैल्यूज पे। देखिए, वैल्यू ऑफ एमपीसी जो है वो 0 से 1 के बीच में, और एमपीएस की वैल्यू है वो भी 0 से 1 के बीच में है, सपोज, ठीक है। और हमको ये पता ही है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है। ये इसकी वैल्यू लिख ली, जैसे कल एपीसी और एपीएस की लिखी थी हमने लास्ट क्लास में, राइट। अच्छा बेटा, ये हमने वैल्यूज की बात करी है। सो 0 और 1 के बीच में है, क्या डिपिक्ट कर रहा है? 0 नहीं हो सकता, क्योंकि भाई 0 तभी होगा जो कंजम्पशन का चेंज ही 0 हो जाए, मतलब इंसान लोग कंज्यूम करना बंद कर चुके हैं, ठीक है। 1 एकदम नहीं हो सकता, क्योंकि 1 तभी होगा क्योंकि फॉर्मूला क्या है एमपीसी का, डेल सी बाई डेल वाई। जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तब आंसर 1 आएगा न्यूमेरिकली। तो ऐसा नहीं होता कि जितने भी कंज्यूमशन करी है उतनी पूरी इनकम में लगा दोगे, ठीक है। ये होता नहीं है, कुछ सेविंग भी करते हैं, ठीक है। इतने इरेशनल लोग नहीं है हम लोग, तो पूरा 1 भी नहीं होता, 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। एमपीएस के साथ भी 0 से 1 के बीच में होता है, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल सेविंग। चेंज इन सेविंग जब नई इनकम जनरेट होती है तो पूरी 0 हो जाती है, और जब नई इनकम जनरेट होती है, चेंज इन इनकम होती है, तो पूरी की पूरी सेविंग और इनकम इक्वल हो जाए। ऐसा भी नहीं होता, कुछ ना कुछ कंज्यूम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, यहां तक बात समझ में आती है। के क्यों देखिएगा जरा सा, के का फॉर्मूला जो है 1 माइनस एमपीसी है। अब आपसे क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, सुनिए ध्यान से। अदरवाइज हम लोग जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे उस पर और डील करने वाले हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में। अभी एक बार देखिएगा, आप मेरे को एक बात बताओ, एमपीसी की वैल्यू अगर बढ़ेगी मतलब ये नहीं कि पार हो गई, 1 से पार हो गई, 2 से पार, 1 से पार कैसे हो जाएगी भाई साहब? 1 से बड़ी होगी, जरा बताना। एमपीसी की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या है, डेल सी बाई डेल वाई है। 1 से बड़ा होना मतलब न्यूमरेटर ये है, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर बड़ा हो गया मतलब इनकम से ज्यादा कंजम्पशन हो जा रही है। ऐसा कैसे हो गया भाई? वो 0 लेवल पे होती है, लेकिन जब इनकम होने लगी है तो फिर उससे ज्यादा कंजम्पशन कैसे होने लगी? ये आइडियली नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक ये बात है। अब सुनो मेरी बात, अगर एमपीसी बढ़ेगा, एक बात ध्यान रखना, मैं बहुत ध्यान से समझाता हूं। जैसे आप कोई आर्बिट्ररी इनवर्स रिलेशंस की बात करिए, जैसे प्राइस इज इक्वल टू 1 अपॉन क्वांटिटी, ठीक है। सोचो अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये पूरा का पूरा सेक्शन तो घटने लगेगा, सही बात है। जरा सोचो, आप पहले 10 है, फिर 100 हो गया, फिर 1000 हो गया, तो जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन जो है वो गिरता जाएगा, राइट। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो चुका है हमको, ठीक है। ओहो, लेकिन यहां पे तो 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी है, नॉट ओनली 1 अपॉन एमपीसी, राइट। तो ध्यान से सोचो, हम 2 वैल्यू लेते हैं, उसको देखते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हेन एमपीसी विल इंक्रीज व्हाट विल हैपन टू मल्टीप्लायर, भाई साहब, ठीक है। मैं बताता हूं ना तुमको, देखो जरा, पहले एक काम करो, एमपीसी की वैल्यू 0.2 लो, 0.2 लो, हो सकती है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। 0.8, हाँ जी सर, इसको 1 माइनस 0.2 इज 0.8। इस पॉइंट को ऊपर करो, इसे कैंसिल आउट करो, आंसर इज 1। देखो 1 बचा कितना, 2 बचेगा, ठीक है। आगे बताओ कितना होगा, 20, दैट विल बी 1 पॉइंट। जब आप डिवाइड करोगे, ऐसे ऐसे करते हैं ना, इस तरीके से देखो,
तो सबसे पहले तो 1 लिखोगे, 1 यहां क्वेश्चन में लिखोगे, इधर 8 आ गया, 2 आंसर, फिर 0 उतार लोगे पॉइंट लगा के, फिर 2 टाइम्स में 8 2 जा 16, 1.2, ठीक है, फिर 4 बचेगा, 1.25 समहाउ आ रहा है, ठीक है, ये आप खुद से कर लेना, ठीक है, मैं एक बार वेग बता रहा हूं। अब सोचो अगर एमपीसी की वैल्यू 0.5 हो जाए तो 1 माइनस 0.5, 1 अपॉन 0.5, ये ऊपर जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। हमने क्या गौर किया कि एमपीसी की वैल्यू बड़ी हो रही है, ठीक है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बड़ी हुई, देखा, जब हमने 0.2 रखा तो आंसर वाज 1.25, जब आंसर थोड़ा बड़ा किया और हमने 0.5 रखा तो आंसर क्या हो गया, मल्टीप्लायर 2 हो गया। जबकि नेगेटिव रिलेशन ये बताता है कि जैसे जैसे आप वैल्यू बड़ी करते हैं तो टोटल वैल्यू छोटी होती है। यहां पे मल्टीप्लायर में उल्टा है, क्यों? क्योंकि 1 अपॉन एमपीसी थोड़ी नहीं है, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी है। समझ रहे हैं आप बात को? देखो फिर से मैं बताता हूं, एक मल्टीप्लायर का ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर इसमें सोचो एमपीएस को मैं बढ़ाता जाऊंगा तो ये वैल्यू टोटल छोटी होती जाएगी, है ना। जैसे एमपीएस है, एक ये भी फॉर्मूला है, 0.2 रखा, इसे हटाया 5 आ गया, 0.5 रखा, इसे हटाया 2 आ गया। इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि एमपीएस की वैल्यू अगर बढ़ाते जाएंगे तो मल्टीप्लायर की वैल्यू छोटी हो जा रही है, पहले 5 थी फिर 2 थी और कम हो जाएगी। लेकिन नॉट अबाउट एमपीसी, उसमें ऐसा नहीं हो रहा है। तो दो जो अभी इंडिकेशन निकल के आएगी ना, इसे लिख के याद कर लेना यार, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा जब मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व जब होता है तो, ठीक है। अच्छा जी, ऐसा सर, अब सुनो मेरी बात, देखना ध्यान से। एमपीसी की जगह मैं कुछ वैल्यू रख रहा हूं, ठीक है, एमपीसी की जगह कोई वैल्यू रखता हूं। एमपीसी की वैल्यू है लेट अस से 0.5, ठीक है, तो आंसर विल बी 1 माइनस 0.5 इज 0.5, ये ऊपर गया, कैंसिल आउट, 2 हो गया, केस 2। जब 0.2 हो रहा, एक बार 0.2 का भी केस देख लेते हैं, तो क्या होता है, दिस विल बी 0.8, ये ऊपर गया, दिस विल बी 1.25, राइट। तो मैंने यहां पे क्या देखा कि जब जब एमपीसी की वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है, तो वैल्यू कम हो रही है, और एमपीसी की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो मल्टीप्लायर की भी ज्यादा हो रही है। जबकि इनवर्स रिलेशनशिप तो ये कहता है कि आप जैसे जैसे डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी करोगे तो ओवरऑल फ्रैक्शन घटता जाएगा। इसमें ये सेटिस्फाई हुआ है, लेकिन यहां पे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1 अपॉन एमपीसी थोड़ी नहीं है भाई साहब, क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। तो ये जो कभी भी देखो ना तुम, कभी मैथमेटिक्स में से देखो कि 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, तो ये जो 1 माइनस जब भी करते हैं ना नीचे, तो वो डिसीजन को रिवर्स कर देता है एकदम। मतलब अगर आप जो सोच के जा रहे होते हैं कि मैं इसकी वैल्यू बड़ी करूंगा तो ये ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी, लेकिन अगर 1 माइनस मैथमेटिक्स में हो जाएगा तो डिसीजन रिवर्स हो जाता है, वो उल्टा चलने लग जाता है। देखो यहां पे हुआ था, हमने क्या पॉइंट्स निकाले हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं एग्जाम के लिए। एमपीसी अगर इंक्रीज करेगा ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू छोटी होती जाएगी। लेकिन जब एमपीएस इंक्रीज करेगा ना, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू, आई एम सो सॉरी, अगर एमपीसी इंक्रीज करेगा ना तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर एमपीएस इंक्रीज करेगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू छोटी होती जाएगी, क्योंकि एमपीसी में नीचे में जब मल्टीप्लायर का फॉर्मूला देख रहा था तो 1 माइनस एमपीसी देख रहे थे, राइट। नेगेटिव का नेगेटिव रिलेशन, मतलब पता है इसको क्या बोलते हैं? जब हम लोग मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं ना हम लोग इस चीज को, तो हम ऐसे बोलते हैं इनवर्स का इनवर्स हो गया, इनवर्स का इनवर्स हो गया। इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है, पता है, जब 1 माइनस एमपीसी 1 अपॉन 1 माइनस समथिंग होता है तो इनवर्स का इनवर्स हो जाने के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। फिर से देख लो ध्यान से, जब मैंने एमपीसी की वैल्यू 0.5 रखी तो 2 था, 0.2 रखी तो 1.25। इसका मतलब एमपीसी की वैल्यू बढ़ रही है तो के का मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ रही है, एमपीसी की वैल्यू घटेगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी घटेगी, ठीक है। कौन सा मल्टीप्लायर? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। सेकेंड केस, एमपीएस बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर घटेगा, इसका जो रिलेशन है नॉर्मल इनवर्स है। यहां तक ठीक है। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज थी, इसे याद रखना यार, ये एग्जाम में आएगा। ये सब इतना डेरिवेशन वगैरह नहीं आने वाला, ये ठीक है, ये पार्ट याद रखोगे ना। अभी ना हम लोग ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन करेंगे ना तो उस पर और भी चर्चा करेंगे, उसकी आप चिंता ना करो, ठीक है।
अभी और बात करेंगे, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टाइम पे होगी ज्यादा सही से बात, ठीक है। किस तरीके का एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं बोर्ड्स वगैरह में, ठीक है। तो वो सब हम लोगों को चर्चा करनी पड़ेगी, तब चीजें आगे बढ़ पाएगी, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़े, अब बहुत अच्छे टॉपिक के आगे बढ़े। बेटा एक चीज फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से हम बोल रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड हुई है, ठीक है। क्या हुई है? एक्सेस डिमांड हुई है, एक्सेस डिमांड। चलो जी, एक्सेस डिमांड हो गई, ये बात तो समझ में आती है, ठीक है। तो एक्सेस डिमांड होने के कारण क्या हुआ है? एक्सेस डिमांड होने के कारण इन्फ्लेशन आया है सर। एक्सेस डिमांड कौन सी सिचुएशन है? एक्सेस डिमांड इज सिचुएशन when aggregate demand exceeds aggregate supply. When aggregate demand exceeds aggregate supply, this is excess demand. जनरल बात है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई एग्रीगेट सप्लाई से। डिमांड मत बोलना, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो एग्रीगेट टर्म यूज करना ज्यादा सही रहता है यहां पे। यहां तक ठीक है जी सर, बात तो सही है। अब आगे सुनना मेरी। इसके कारण जो साइड इफेक्ट निकल के आता है, इन्फ्लेशन निकल के आता है, डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से, ये हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या कर रहा हूं मैं, ये स्पेलिंग गंदी गंदी, सिंपल सिंपल। ऑल्सो नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं इसको सर? इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। इट इज ऑल्सो नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। Excess demand is a situation when aggregate demand exceeds aggregate supply. It is also known as inflationary gap. अभी देखेंगे सर ये कैसे हुआ, या अचानक से लिख तो दिया आपने, बात कर रहे हैं हम इसकी, पढ़ाना है तभी तो मैंने बोला था। अब सुनो आगे, ये डेफिनेशन क्लियर है अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है। इन्फ्लेशनरी गैप का अगर डेफिनेशन पूछेगा तब भी आपको क्या करना है? बोल रहे हैं कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से एक्सीड कर जाती है। आ जाओ फिगर बनाते हैं, याद करो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ऑब्लिक एग्रीगेट सप्लाई हुआ करती थी, यहाँ पे वाई हुआ करता था। ये एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ है, जीरो से निकलेगा। जब आउटपुट जीरो प्रोडक्शन होगी तो एग्रीगेट सप्लाई कितनी होगी? जीरो। ये है एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। ये हो गई एग्रीगेट डिमांड। यहां से क्यों निकलती है? क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन रहती है यहाँ पे, ठीक है। अब सोचो एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, तो एग्रीगेट डिमांड है कौन सी एक्सिस में? वाई एक्सिस में। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इसके तरफ जाएगी, देखो ऐसे जाएगी ना, ठीक है। AD1 टू AD2, फर्स्ट एग्रीगेट डिमांड से सेकेंड एग्रीगेट डिमांड की तरफ जाना, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले एग्रीगेट डिमांड ये था, फिर एग्रीगेट डिमांड ये हो गया, ठीक है। इससे मैं इस एरिया को, ये जो बढ़ गया ना, इससे ही मैं कहूंगा इन्फ्लेशनरी गैप। भाई इसे इन्फ्लेशनरी गैप क्यों बोला? गैप तो है, लेकिन इसे हमने इन्फ्लेशनरी गैप क्यों बोला? बेटा सिंपल सा लॉजिक है, एक्सेस डिमांड के कारण इन्फ्लेशन आता है, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो गई, राइट। महंगाई बढ़ जाती है, गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, इसको हमने डिस्कस किया ही है फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। क्योंकि आप किसी चीज की डिमांड ज्यादा कर रहे हो, वो कम है, तो उसका प्राइस बढ़ेगा ही मार्केट में। दो प्रकार का कारण इन्फ्लेशन आता है ना, एक कॉस्ट के कारण और एक डिमांड के कारण, राइट। तो ये जो गैप है ना, ये वाला, दिस इज इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। तो अगर आपसे एक्सेस डिमांड का डेफिनेशन पूछेगा वो बता देंगे, और ये फिगर भी बना के आ जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हो गया डेफिसिट डिमांड। क्या हो गया? डेफिसिट डिमांड।
अब इसको आप ना डेफिशिएंट भी लिख लो अगर बाई चांस पूछ ले, ठीक है। सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट सप्लाई exceeds एग्रीगेट डिमांड। ये एकदम रिवर्स सिचुएशन होगी, यहां पे एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से पार कर जाती है, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से पार कर जाती है। तो उसके कारण क्या होगा, डिमांड में कमी आ गई। ये सिचुएशन के लिए अच्छा नहीं होता है, रिसेशन की सिचुएशन बताई जाती है क्योंकि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जब डिमांड कम होती है उसको रिसेशन से भी बोलते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। इस पे हम लोग बातें करेंगे बाद में जाके, लेकिन ये अच्छी सिचुएशन नहीं है। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसके कारण जो गैप बनता है ऑल्सो नोन एज डिफ्लेशनरी, डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। इसे लिख लिया। अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, दोनों ग्राफ बुक्स में आपको देखना है, समझ लेते हैं अभी। आप लोग ना स्क्रीनशॉट या कुछ ले लिया करो, ठीक है। ये एग्रीगेट सप्लाई हो गया, इधर एग्रीगेट डिमांड अपॉन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। दोनों चीजें हैं, किन्स ने दे रखी है वो लिख लेते हैं। इधर वाई हो गया, ये ओरिजिनल एग्रीगेट डिमांड है। अच्छा आप एक बात बताओ, छोटी क्लास में एबीसीडी पढ़ते हो तो भाई छोटी क्लास में एबीसीडी पढ़ते हो तो उसके बाद जब बड़ी क्लास में सेंटेंस बनाने लग जाते हो तो फिर ये थोड़ी नहीं बताते हो मैम ये तो ना एबीसीडी पढ़ा था तो आया था ये सब, तो ऐसे ये बताते हो या तुम सोच लेते हो मैम को इतना तो पता ही होगा, है ना। तो वैसे ही जब तुमको मैं बोल रहा हूँ इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप या डेफिसिट डिमांड, तो ये मत बताने बैठ जाना कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। वो तभी बताना है जब तुमसे एग्जाम में पूछ रहा हो कि एग्रीगेट डिमांड का फिगर बनाओ, बताओ कैसे कैसे हुआ, यहां से क्यों निकला। अभी नहीं बताने बैठ जाना, अब सबको पता चल चुका है। याद करो 11th में माइक्रो पढ़ते थे तो डिमांड कर पढ़ा था, जब डिमांड कर पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड समझाया था अच्छे से, लेकिन बाद में जाके शिफ्ट इन डिमांड करता फिर समझा रहे थे लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, नहीं ना, आगे नहीं समझाते हो। तो अब हम लोग शिफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी शिफ्ट आते हैं। अब सोचो एग्रीगेट डिमांड कम हो गई तो कम किस साइड होगी, सोचो वाई एक्सिस में कोई चीज है कम होगी नीचे के साइड में, तो ये देखो ये डॉटेड लाइन में बना रहा हूं, इसको AD1 से AD2 बोल लो। पहले ये इक्विलिब्रियम था, अब ये इक्विलिब्रियम हो गया। तो अब आप एक बात सोचो, ये जो एरिया है ये जो एरिया है इतना, इसी को क्या कहते हैं बेटा, डिफ्लेशनरी गैप। क्या कहते हैं इसे, डिफ्लेशनरी गैप। इज इट क्लियर। जब डिमांड कम हो जाती है सप्लाई से, ये वाला फिगर याद है, फिर से बना दूं मैं, इन्फ्लेशनरी गैप वाला देखो साइड में बना दे रहा हूं। एग्रीगेट सप्लाई पहले AD इतना था, फिर AD1 to AD2 हो गया। आप एक बात सोचो, ये जो गैप है इसको मैंने इन्फ्लेशनरी गैप बोला था। एक लॉजिकल बात करो, नया एक पहले इक्विलिब्रियम ये था, अब नया इक्विलिब्रियम ये हो गया, और इसमें क्या हुआ, पहले ये था। देखो इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके तुमको कुछ दिखाता हूं, कितना लॉजिकल है। ये E1 था, ये E2 हो गया, ये नया वाला है, ये पहले था, अब ये E2 हो गया। सोचो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से फायदा नहीं हुआ है, ये जो Y है इनकम एंड नेशनल इनकम वो बढ़ रही है कि नहीं इकोनॉमी की, क्योंकि जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, जब ये इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी तो होगा, क्योंकि आपको डिमांड को पूरा करने के लिए रोजगार देना पड़ेगा लोगों को, और उसके कारण इनकम भी तो जनरेट होगी, तो ग्रोथ ही तो होगी इससे, इट विल लीड टू ग्रोथ। इनकम मतलब नेशनल इनकम। लेकिन यही अगर डेफिसिट डिमांड हो गया, आप चाहते हैं कि महंगाई कम हो जाए, इन्फ्लेशन कम हो जाए, इन्फ्लेशन तो कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप डिमांड नहीं कर रहे तो आपके सेलर्स है वो बेचना चाहेंगे, वो बोलेंगे भाई तू कम में ले ले, भाई लेके जा कैसे भी करके, ठीक है। लेकिन भाई साहब दिक्कत तो हो गई ना, दिक्कत ये हुई, तुम देखो पहले ये इनकम थी, अब ये हो गई, कम भी तो हो गई ना, ये भी तो समझो। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो जी, यहां पे आपका इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप का फिगर खत्म हो जाता है। बहुत चांस है कि ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है।
अब बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। ये बड़े इंटरेस्टिंग है, ये मैंने ना एकदम फर्स्ट ब्रीफ के लेक्चर में भी तुमको बताया है, इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, लेकिन टॉपिक अलग से है। किस किस पे जगह पे इंपैक्ट होगा? इट विल अफेक्ट ऑन प्राइस, प्राइस विल इंक्रीज। क्या होगा? प्राइस इंक्रीज होगा, क्योंकि भाई तुमने ज्यादा डिमांड करी है तो प्राइस विल इंक्रीज। सेकेंड, इफेक्ट ऑन आउटपुट। चलो फायदा है, देखो इसको एक बार ध्यान से समझना। शॉर्ट रन इकोनॉमिक्स में ना दो चीजें होती है, एक शॉर्ट रन होती है, लॉन्ग रन होती है। मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं बुक से ज्यादा, ठीक है, सुनना ध्यान से। शॉर्ट रन में तो कुछ नहीं होगा, मैं मान लिया, ठीक है। शॉर्ट रन में तो क्या है कि सडनली क्या हुआ, डिमांड आपने बढ़ाई, ठीक है, तो शॉर्ट रन में भले ही कोई चेंज ना हो, क्योंकि भाई अभी अगर मैंने अभी बोला कि और प्रोडक्शन कर दूं तो तुम्हारे पास कोई चीज ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगा, लॉन्ग रन में आउटपुट विल इंक्रीज। अब अगर बुक में देखो, सुनो मेरी बात, कुछ बुक में पता है क्या लिखा होता है, आउटपुट विल नॉट चेंज, नॉट चेंज। तो भाई साहब ये तो कोई बात ही नहीं है, तो इकोनॉमिक्स को ही गलत कर दिया इन लोगों ने। नहीं जी, वो शॉर्ट रन की बात कर रहे होंगे, शॉर्ट रन में भले ही चेंज ना हो। आज आप सपोज क्लासरूम में आते हो और मेरे पास क्लासरूम में कैपेसिटी खत्म हो गई स्टूडेंट्स को बैठाने की, तो भाई अभी बोलोगे सर अभी बैठा दो, अभी बैठा दो आज रात को, तो मैं वो तो नहीं कर पाऊंगा, राइट। लेकिन फिर मैं कुछ सोचूंगा कि चलो यार इसको ना क्लास को तोड़वा के 2-3 और बिल्डिंग को अपने कैप्चर में डालते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट करवाऊंगा, लेकिन लॉन्ग रन में कराऊंगा ना। तो लॉन्ग रन में क्या होगा कि लेबर्स को और हायर करूंगा और एम्प्लॉयमेंट दूंगा, आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर कभी ये लिखा हो तो भी समझ जाना वो नॉट चेंज कब बोल रहे होंगे, शॉर्ट रन की बात कर रहे होंगे। लॉन्ग रन में आउटपुट विल इंक्रीज, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। देखो क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स में दो प्रकार के मार्केट होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसे हम कॉलेज लेवल पे जाके पढ़ते हैं। एक होता है गुड्स मार्केट, एक होता है मनी मार्केट, ठीक है। तो बात यह है कि मनी मार्केट तो ओवरनाइट चेंज हो जाता है। जैसे आरबीआई ने कोई पॉलिसी लेके आया, ठीक है, कि हम बैंक रेट इतना कर देंगे, इन्फ्लेशन रेट इतना कर देंगे, डिमोनेटाइजेशन, राइट, तो वो तो ओवरनाइट चेंज हो जाएगा। लेकिन गुड्स मार्केट तुरंत चेंज नहीं हो सकता है, बिकॉज गुड्स मार्केट में कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर भी इन्वॉल्व रहता है, और आप सीजन को तो भाई नहीं ला सकते ना। जब सीजन होगा तभी तो आप गुड्स प्रोड्यूस कर पाओगे। आप इंडस्ट्री को भी ले लो ना गुड्स मार्केट के अंदर, स्टिल इट विल टेक टाइम, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर इन इकोनॉमिक्स मनी मार्केट चेंजेस ओवरनाइट, बट गुड्स मार्केट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, राइट। ये आप कॉलेज में भी जाके पढ़ते हो एक मॉडल्स में, ठीक है। चलो ये हमने समझा कि प्राइस विल इंक्रीज, अफेक्ट ऑन आउटपुट, दोनों तरीके की चीजें हो रही है। किसी बुक में सर वो लिखा है, किसी बुक में वो लिखा हुआ है, तो भाई मैंने समझा दिया कंडीशन क्या है। अफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, सिंपल सी बात है, इसका आंसर ग्रे करने की कोशिश करो। ग्रे आंसर आप समझते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट ना करें कि हाँ यही होगा, यस नो, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। जो आप सब्जेक्टिव केस स्टडीज वाला आंसर कर रहे होगे ना अपने एग्जाम में, सब्जेक्टिव वाला, सीयूईटी वाला नहीं बोल रहा, सब्जेक्टिव वाला आप लिख रहे होगे, तो आप ऐसे मत कर देना कि यस नो, मतलब ऐसे नहीं, कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आपसे यस नो नहीं करेंगे, ग्रे आंसर करते इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो आपको बताना दोनों की कंडीशंस बतानी, ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। उससे टीचर किस मूड में बैठा होगा हमको तो पता नहीं होता है, हो सकता है उसका मूड कोई और आंसर सुनने का हो, तो आपका मिक्स आंसर हो जिससे उसे मार्क्स मिल जाए, ठीक है। चलिए जी, अफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, वही मैं बोलूंगा, शॉर्ट रन में कुछ नहीं होता, लेकिन लॉन्ग रन में यस इट विल इंक्रीज, ठीक है। इसके अंदर ही मैंने दो पहलू आपको बता दिया, शॉर्ट रन नो चेंज, भाई एकदम तुरंत कुछ नहीं कर सकता ना मैं, तुमने एग्रीगेट डिमांड ज्यादा कर दी तो तुरंत लेबर हायर करके थोड़ी प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकूंगा, लगेगा 2-3 दिन भाई, 1 महीना लगेगा मेरे को, ठीक है। लॉन्ग रन में यस, ठीक है। अब ये था इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। ये चीज भी अगर आप ध्यान रखोगे ना, प्राइस, अगर आप सीधे 3-3 पॉइंट लिख दिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया और आपने 3 पॉइंट लिख दिया कि इफेक्ट ऑन प्राइस, इफेक्ट ऑन आउटपुट एंड इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, किसका, एक्सेस डिमांड का, दैट्स फाइन, वो काफी है, ठीक है ना, आप समझ रहे बात को। तो यही बुक में लिखा होता है। अब सीयूईटी के सपोज ऑप्शंस में अगर आ जाए तो एक चौथा ऑप्शन ऐसा दे देगा जो कि होगा नहीं उससे मिलता जुलता, उसके इंपैक्ट उसके अंदर होते ही नहीं होंगे, तो आपको वो टिक कर देना होगा।
एटलीस्ट याद करके तो जाइए। और याद करने की जरूरत क्या है, फर्स्ट क्लास से तो यही चीजें समझा रहा हूं मैं, ठीक है। आगे बढ़े अभी। अब आप बोलोगे सर इंपैक्ट ऑफ डेफिसिट डिमांड बता दो, भाई सेम ही है, प्राइस डिक्रीज करके दिखा देना, वाइसा वर्सा चलेगा, ठीक है। चलिए अब यार इन्फ्लेशनरी गैप तो आ गया, सिचुएशन तो इंडिया के अंदर राइज हो गई कि इन्फ्लेशन आ चुका है, ठीक है बेटा। ये एक बात को समझिएगा, एक कमिटी होती है जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ठीक है। ये एज आपकी बुक में नहीं है, इसकी डेटास हम लोग सीयूईटी से पहले याद करके जाएंगे, ठीक है। वो जीके के उस पे आएगा और करंट पे क्वेश्चन आएगा। बस मैं आपको एक बार याद दिला दे रहा हूं कि आप एग्जाम से पहले सीयूईटी के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो डेटास आएंगे ना लेटेस्ट, उसको याद कर लेना जरा, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो, उसमें जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होंगे, आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। तो अगर आपसे रिसेंट में पूछे कि आरबीआई का गवर्नर जो होंगे वही मॉनेटरी पॉलिसी के चेयरमैन होंगे, दोनों चीज याद करके जाएंगे, एग्जाम से पहले करना है सब काम, ठीक है। 6 मेंबर कमिटी होती है, ऑलराइट। ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एडिशन मिल रहा है, बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। 6 मेंबर कमेटी होती है, 3 मेंबर जो होते हैं ना वो आरबीआई की तरफ से होते हैं, और 3 मेंबर जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं। इसी में से जो 1 मेंबर होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, यहां तक ठीक है। अब ये क्या क्या डेटास देते हैं सुनिएगा ध्यान से। बैंक रेट, बस लिख लो आप इसको, रेपो रेट, क्योंकि अभी हम इसे पढ़ने वाले हैं, अब इसी पे आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। और बहुत मजा आता है ये सब पढ़ने में। एमएसएफ बताऊंगा, एमएसएफ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है, इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है, हम लोग देखेंगे। अब देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हमारी बुक में जो चीजें गिवन है ना वो यहां तक गिवन है, बैंक रेट और रेपो रेट। एमएसएफ और एलएएफ में ज्यादा करवा रहा हूं आपको, ओके। वो सीयूईटी के लिए ऑप्शंस में आ रखा है एक बार, ठीक है, इसके कारण ही करवा रहा हूं। और इसका लेटेस्ट डेटा अभी क्या चल रहा होगा वो भी देखेंगे। इन्फ्लेशन रेट, तो ये सब जो चीजें बताती है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बताएंगी, ठीक है। ये करंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब यार इन सब की बात भी करिए, बैंक रेट वगैरह होता क्या है, ठीक है। और इसी टॉपिक में बात करेंगे जो इन्फ्लेशनरी गैप वाली टॉपिक है, ठीक है। आपको पता है जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना इन्फ्लेशन का फिनोमिना, हाउ टू टैकल या किसे कंट्रोल कैसे करेंगे, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जो भी हो जाए, 2 तरीके हैं। एक तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा तो बच्चों उसे हम बोलेंगे फिस्कल पॉलिसी। जो बजट के टाइम पे सपोज गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, ठीक है। सेकंड, एक होती है आरबीआई का इंटरवेंशन, या आप सेंट्रल बैंक का बोल लीजिए, ठीक है। इसके अंदर होगी मॉनेटरी पॉलिसी। तो होता क्या है कि एग्जाम में अभी तक हम लोग ये सोच के चल रहे थे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी वाला है ना ये क्वेश्चन तो डन है, आना ही है, ठीक है। अब वो इसीलिए आना है, आप ये समझो कि ये जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न जो है, ये 2 चैप्टर में है। एक तो एक्सेस डिमांड वाले चैप्टर में, या थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट बोल लीजिए उस वाले चैप्टर में, और एक आपका चैप्टर बैंकिंग भी, अगर आपको ध्यान हो तो उसमें सेंट्रल बैंक का फंक्शन, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर है ना, तो उसमें सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन है, तो भाई साहब जहां पे सेंट्रल बैंक का फंक्शन आ रहा है ना उस जगह पे भी ये चीज होगी। तो इसका तो आने का क्वेश्चन का चांस 100% ही एग्जाम में आना ही आना है, हम लोग सोच के बैठ चुके हैं। और जब अभी मैं पॉलिसी बोल रहा था ना बैंक रेट वगैरह, वो यहीं पे पढ़ने वाले हम लोग। हुआ क्या, ये तो पावर बूस्टर में चल गया। अगर आप संदीप गर्ग या वीके और या कोई रेफर करे तो ये पावर बूस्टर में चल गया था, हॉट्स की साइड में गया था। अब मैं तो क्या करता हूं, देखो यार मैं तुमको क्या बोला, एमएसएफ एलएएफ ये सब भी पढ़ा दूंगा, वो तो होता भी नहीं है कोर्स में। तो मैं तो ये चीज पढ़ा ही देता हूं आपको, गवर्नमेंट इंटरवेंशन और फिस्कल पॉलिसी। और अभी तक आ नहीं रहा था 7 साल से, और इस बार जो एग्जाम हुई
उसमें फिस्कल पॉलिसी 2 डिस्कस करने के लिए आ ही गया लास्ट में जाके, बताओ। ठीक है, तो जो हॉट्स वाले प्रश्न है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पावर बूस्टर वाले। इसलिए कह रहा हूं कि अपने नोट्स को बहुत अच्छे से रेफर करना जो मैं करवा रहा हूं। कुछ चीजें बुक में कम होंगी, लेकिन कुछ चीजें मैं ज्यादा करा रहा हूँ सोच के, ठीक है। वो इसीलिए होगी कि आप 100 लेके आ सको, ठीक है ना। चलिए, फिस्कल पॉलिसी की पहले बात करेंगे, देन मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी की बात करने के लिए आरबीआई की बात करनी पड़ेगी, थोड़े हिस्ट्री में जाएंगे, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। अभी अपन लोग फिस्कल पॉलिसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, फिस्कल पॉलिसी ऑल्सो नोन एज बजटरी पॉलिसी, ठीक है। जो बजट अनाउंस होता है, आपको पता है, जनरल बजट, रेलवे बजट, ठीक है, जो कि अब मर्ज हो चुका है, पहले अलग अलग हुआ करते थे, राइट। उस पे हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है, लेकिन बस याद रखना कि अब ये मर्ज हो चुका है। उसको मैं सीयूईटी वाले ऑब्जेक्टिव वाले जब क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो मर्ज की ईयर कौन सा है, 16, 17, 18 ऐसे करके ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वो हम लोग वहां पे कर लेंगे, ठीक है। अभी फिस्कल पॉलिसी जो बजटरी पॉलिसी होती है, ठीक है, आपने देखा होगा ना, फाइनेंस मिनिस्टर आके ब्रीफ केस लेके आते हैं, ठीक है। उस टाइम पे जो पॉलिसी डिसाइड होती है वो बाय एंड लार्ज फिस्कल पॉलिसी होती है। हालांकि गवर्नमेंट बीच में जाके भी कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते इकोनॉमिक्स में। अब समझो, देखो मेरा मुद्दा यह है कि इन्फ्लेशन आया क्यों था, बस उससे एक बार पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन तो एक्सेस डिमांड के कारण आया है, डिमांड ज्यादा हुई है। और डिमांड ज्यादा क्यों हुई भाई, आपकी हिम्मत कैसे हुई डिमांड ज्यादा करने की, या मेरी हिम्मत कैसे हो रही है, क्योंकि मेरे पास पैसे ज्यादा है। मतलब बेसिकली मैं कह लूं तो मनी सप्लाई ज्यादा है, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई है। और अगर मैं मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, वहां से खींच लूं, पब्लिक से मनी को अगर मैं खींच लूं, तब मैं ये कह सकता हूं ना कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होने लगेगा, क्योंकि आपकी डिमांड में भी कंट्रोल आएगा। अब हालांकि आप ये कह रहे होगे कि सर आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं चीजों पे, क्योंकि थोड़ी देर के पहले आप ये कह रहे थे कि भाई रिसेशन से तो बेहतर है कि इन्फ्लेशन ही आ जाए, राइट, एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट तो होगा। मैं उस बात की यहां पे कहने की स्ट्रेस करना चाह रहा हूं कि इन्फ्लेशन एक लिमिट से ज्यादा जब क्रॉस हो जाता है, तब हम लोगों के लिए तो टेंशन होती है ना। याद है हमने बोला था कि इन्फ्लेशन के भी बड़े सारे टाइप्स होते हैं, वो हमारे कंटेंट में नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, एक हाइपर इन्फ्लेशन होता है, 150% चेंज हो रहा है प्राइस, ठीक है। उसमें एग्जांपल क्या आते थे, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला का। तो वैसी सिचुएशन तो नहीं लेके आनी है ना भाई साहब, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन चलेगा, नेचुरल इन्फ्लेशन चलता है भाई। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है इकोनॉमी के अंदर, नेचुरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी होता है, वो आरबीआई ठीक है वो एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो वो तो सही भी नहीं है ना। तो उसके लिए हम लोगों को पॉलिसी लेके आनी पड़ती है, इसकी फिस्कल पॉलिसी सबसे पहली है। इसमें जो पहली पॉलिसी है, अब सुनना ध्यान से, अब इसे ना थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम में एक चैप्टर है इसका नाम है बजट, गवर्नमेंट बजट, उसे भी पढ़ना है, तो ये वहां से लिंक भी होगा। ये जो अभी हम 2 टॉपिक कर रहे हैं ना, इसका लिंकेज है आने वाले चैप्टर से, सबसे बेहतरीन बात ये है, ठीक है। तो सबसे पहली जो पॉलिसी है ये रेवेन्यू पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी बेटा। रेवेन्यू पॉलिसी जो है वो इसको इट इज ऑल्सो नोन एज टैक्स की पॉलिसी, ठीक है, ये टैक्स की पॉलिसी है। अब इसमें क्या होगा बच्चों, ये जो मैं बोल रहा हूं रेवेन्यू पॉलिसी ऑल्सो नोन एज टैक्स की पॉलिसी, इस पे अगर आप लोग कुछ लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर, या आप ऐसा भी कह सकते हैं एक्सेस डिमांड, गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्स, गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्स। टैक्स मतलब इनकम टैक्स ले लो, बढ़ जाता है ना इनकम टैक्स, विच विल रिड्यूस इनकम, जो कि रिड्यूस करेगा इनकम को, जो कि रिड्यूस करेगा इनकम को, जो कि रिड्यूस करेगा इनकम को। ऑब्वियस सी बात है, आप सोचो ना, आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, एक आर्बिट्ररी एग्जांपल है ना, 100% नहीं बोला कि सही है, एक एजम्पशन ले रहे हैं,
इसका 10% अगर इंटरेस्ट रेट लग रहा है, ठीक है, इनकम टैक्स आपका 10% है, तो 10,000 तो क्या आपके 90,000 रुपए रह गया, है ना? तो आपकी एक तरीके से इनकम घट गई है, ठीक है। ये क्लियर है? रेवेन्यू पॉलिसी मतलब ऑल्सो नोन एज टैक्स पॉलिसी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन प्रेशर या एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्स विच विल रिड्यूस इनकम। ये हम लोग किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं? इन्फ्लेशन के टाइम पे। डिफ्लेशन होगा तो क्या होगा? एंड वाइसा वर्सा इन डिफ्लेशन, ठीक है, दूसरा केस भी हो गया। सही है ये बात, तो जहां तक मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, अगर डिफ्लेशन चल रहा होगा, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे होंगे, तब तो अच्छा होगा कि इनको इनकम टैक्स कम कर दें, लोगों को पैसा दे, लोगों के पास पैसा होगा तभी तो डिमांड होगा। तो पहला ही क्लियर रेवेन्यू पॉलिसी, ठीक है। सेकेंड पॉलिसी पे आते हैं अब। सेकेंड पॉलिसी एक्सपेंडिचर पॉलिसी। एक्सपेंडिचर पॉलिसी इट बेसिकली deals with, let's say, development and non-development expenditure of the government and non-development expenditure of the government। ठीक है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जो जीडीपी में इंपैक्ट डालेगा। फॉर एग्जांपल मेट्रो बना लो, हॉस्पिटल्स बना लो, इससे जीडीपी डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है। नॉन डेवलपमेंट से वॉर हो गई, तो भाई डेवलपमेंट तो उससे नहीं होगा, वॉर से। फ्लड आ चुका है, बर्बाद हो चुकी है बहुत सारी चीजें, कोविड आ चुका है, वैक्सीन में खर्च, नॉन डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये उसकी बात है। हाँ, तो सर ये इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है? ये कैसा लिंक हो गया इन्फ्लेशन का? सर पता नहीं कहां से कहां की बात कर रहे हो। नहीं है लिंक भाई, जरा सोचो एक बात, ये इकॉनमी है, ठीक है, आपको तो सन लग रहा होगा, चांद लग रहा होगा, नहीं इकॉनमी है मान लो ना। इसके अंदर गवर्नमेंट ने पैसे पंप किए, बड़े सारे रुपए, तो पैसे जब आ रहे हैं किसके पास आ रहे हैं? लोगों के पास आ रहे हैं, लोगो नॉट पीपल, ठीक है, पब्लिक के पास आ रहा है। तो पब्लिक के पास पैसा आ रहा है, तो पब्लिक के पास जो पैसा आ रहा है, तो पब्लिक की इनकम बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? खुद सोचो ना। अब एक बात सोचो, एक हॉस्पिटल बनता है तो कितने इंप्लॉयमेंट मिलते हैं, तो पैसा पब्लिक के पास होता है कि नहीं होता? सोचो, मेट्रो बनता है तो कितने सारे इंप्लॉयमेंट मिलते हैं, करप्शन तक हो जाता है, बताओ, रैम्पेंट करप्शन, लोग करप्शन कर डालते हैं और पैसा बढ़ जाता है उनका, ठीक है। तो अगर एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों के पास और पैसा आएगा। तो यहां ऐसे लिखते हैं हम लोग, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन गवर्नमेंट, ये हमारे, ये जो चीज हम लिख ले ना, ये लाइन, ये आप बता रहे हो कि इन्फ्लेशन के टाइम पे करना क्या चाहिए। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन गवर्नमेंट डिक्रीजेस, या शुड भी लिख सकते हैं, आपकी राय है, डिक्रीजेस एक्सपेंडिचर, और डिफ्लेशन में क्या करेंगे? जब तुम लोग के पैसा नहीं होगा, तुम कुछ डिमांड नहीं कर रहे होगे, तो गवर्नमेंट को फिर मजबूरी में एक्सपेंडिचर को पंप करना पड़ता है, पैसे को डालना पड़ता है, वाइसा वर्सा, ठीक है। मैं एक बार लिख दे रहा हूं, फिर बार बार नहीं लिखूंगा, ड्यूरिंग डिफ्लेशन वाइसा वर्सा मैं लिख देता, नहीं तो एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस। अच्छा मेरी बात सुनो, सॉरी डिक्रीजेस नहीं, इंक्रीजेस। इसको ना तुम ना भी चाहो तो इसे मत लिखना, ठीक है। इसके लिए आपको नोट्स मिल जाएगा, आंसर्स वगैरह कैसे लिखने हैं, क्या लिखना है ना, वो सब आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे बच्चों। मेरी बात समझ रहे हैं? ये तो समझाने के लिए होता है, जो थ्योरीज होती है ना, आपको समझाने के लिए होती है। इसको छोटे छोटे नहीं, वो नहीं लिख देते आप लोग। अच्छा याद नहीं, कॉपी के ऊपर ऐसे कुछ बना देते हो आप लोग, है ना, कलरफुल पेपर्स। मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा है, क्या बोलते हो तुम लोग? तो कुछ याद करने के लिए रखते थे ना, तो ये याद करने के लिए कि सर एग्जाम में टाइम नहीं, हमको लिखना आता है, हमारी इंग्लिश इतनी ठीक है। तो सर अब आपके नोट्स नहीं पढ़ रहे, वो मोटी मोटी हैवी बुक नहीं पढ़नी, बस ये देख लेते सर, छोटा छोटा आपने जो बताया जो एग्जाम में आने लायक चीज है। आपके सर तो है ही बड़े प्यारे, सब कुछ दे देते हैं भाई साहब। बताओ, अभी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में बताया मैंने, वो सब कुछ, वो छोटा छोटा जो भी दिया है मैंने, सब कुछ दे दिया, सब कुछ। एक बार देखोगे सब कुछ रह जाएगा, मतलब क्वेश्चन ही नहीं रुकेगा भाई एग्जाम में। तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे होगा। मतलब मैं तो एक्साइटेड हूँ इस बात पे, जब तुम एग्जाम दोगे तो 100 मार्क्स से कम कैसे होंगे, ये सोचना है मेरे को।
अब देखो वो अलग बात है, तुम थ्योरी लिख के ही नहीं आ रहे एग्जाम के पेपर में, कुछ कर दिया ऐसे तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कोई ऐसा हो ही नहीं जो नहीं आता है, तब क्या करोगे, ये सोचने की बात है। मतलब मैं जो कवरेज दे रहा हूं तुमको, आपको खुद भी समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि कुछ चीजें बुक में नहीं लिखी हुई है। मैं कवरेज इतनी एडवांस दे रहा हूं कि कुछ नहीं रह सकता, कभी रहेगा भी नहीं, उसकी तुम फिक्र ना ही करो। सपोज यहां पे पढ़ रहे हो, इन फ्यूचर कॉलेज में इको ऑनर्स, ठीक है, बीकॉम में भी इकोनॉमिक्स आती है, सीए में भी इकोनॉमिक्स आती है, आई विल बी देयर, सब बुक्स मेरी चलती है वहां पे, हर चीज मिलेगी। लेकिन कवरेज ही हम इतनी एडवांस कर डालते हैं ना बेटा, ये सब काम सेट है, ठीक है। यहां समझ में आ गया एक्सपेंडिचर पॉलिसी, दिस इज क्लियर? यस सर क्लियर है यार। ये जो थर्ड वाला पॉइंट बता रहा हूं, ये है डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में, तो मैं हमेशा कहता हूं कि इंपॉर्टेंट है। अब ये ना डायरेक्ट भी आ जाता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि इसी के अंदर आता है। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग जबकि मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि मॉनेटरी पॉलिसी में इसको दे रखा है, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब सिंपल सा है, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट। क्या है? प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। करेंसी नोट का प्रिंट करना, करेंसी नोट का प्रिंट करना, जैसे उन्होंने डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, क्लियर है सर? ये फिस्कल पॉलिसी कहां से हो गई, ये कैसे हो गया? मैं बताता हूं ना, रुको था, मेरी बात सुनो, मेरी बात। अगर आप नोट्स को ज्यादा प्रिंट करोगे, ये तो सर हमारे ख्वाब थे बचपन से कि सर नोट तो हमारे पास ही, तो प्रिंट क्यों नहीं कर लेते, पैसा क्यों नहीं दे देते हमें, है ना। ऐसे ही गंदे वाले सवाल सबके आते हैं, मतलब मेरे भी थे लाइफ में, कि भाई साहब नोट ज्यादा प्रिंट हो सकता है तो करते हैं ना, फिर मजा आएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके कुछ रीजन है। नोट्स को प्रिंट करने के लिए साथ में गोल्ड रखना पड़ता है हम लोगों को फॉरेक्स में। नोट्स को प्रिंट करने के लिए उतना आउटपुट भी प्रोड्यूस होना चाहिए, नहीं तो पता चला नोट आपको देते क्या, सोचो, ठीक है, और पता चलता है आउटपुट प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो सारे ज्यादा पैसे लेके चल जाएंगे। आउटपुट की प्रोडक्शन नहीं हुई तो रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखो जितना नोट्स अगर प्रोड्यूस आपको मैं प्रिंट करके देता हूं, उतना ही अगर आउटपुट प्रोड्यूस होता है तब तो ठीक है, फेयर बात है। 4 यूनिट चीजें हैं, कोई 4 पैकेट है बिस्किट का, और पहले आप लोग 10,000 था, मैंने 20,000 दे दिया, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, बिस्किट तो उतना ही है, रेट बढ़ जाएगा बस। दुकानदार बोलेगा अब ज्यादा रुपए दे दो, क्योंकि 10 सभी लोगों के पास 20,000 रुपए। इसको नॉमिनल चेंजेस बोलते हैं, रियल चेंजेस नहीं है, नॉमिनल झूठा, समझ के बात को। तो ये बात जो ख्याल में आता है ना, इस पर हम लोग और डिस्कस करेंगे, चिंता ना करो, इसकी तो वीडियो शॉर्ट्स में ही बना के डालूंगा मैं, कि भाई ऐसा क्यों होता है कि जब नोट प्रिंट करने का मन करता है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है, ठीक है। अच्छा, नोट कहां कहां प्रिंट होता है इंडिया में? 4 स्थान पे होता है ना, पता है आपको? वो मैं मनी एंड बैंकिंग वाले में पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में हुआ, बंगाल में हुआ, है ना, मैसूर में हुआ, और एक और कहां पे हुआ, जरा आप आंसर खुद करना, ठीक है। चौथा वाला कहां है, ठीक है। चलो जी, तो इसमें क्या हो रहा है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, ठीक है। नोट्स प्रिंट होते हैं तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, आप लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि पैसा ज्यादा हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को महंगाई घटानी है तो मैं क्या करूंगा? रेस्ट्रिक्ट करूंगा, किसको? नोट की प्रिंटिंग को। यहां तक समझ में आ गया? आपसे पता है एग्जाम में क्या पूछेंगे? डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, ठीक है। टू फाइनेंस, आगे सुनो क्या लिखना है। अगर सिर्फ 1 मार्क्स में ये आ गया, टू फाइनेंस डेफिसिट, टू फाइनेंस डेफिसिट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन मोर करेंसी। ओहो, उल्टा बोल रहा हूं मैं। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन लेस करेंसी प्रिंटिंग, ड्यूरिंग डिफ्लेशन मोर करेंसी। जब पैसा ही नहीं है तभी तुम डिमांड नहीं कर रहे, तो जबरदस्ती
करेंसी नोट दे देते हैं। पता है यहाँ से एक टर्म निकल के आता है, एक हेलीकॉप्टर मनी। ये ना कोविड के टाइम पे बड़ा निकल के आया था। हाँ जी, ये होती है, ये भी मैं बताऊंगा तुमको। इसमें क्या होता है, केरला में के सीएम ने बोला था, मेरे को जहां तक याद है, केरला या कर्नाटका में से किसी ने, ठीक है, बोला था कि हेलीकॉप्टर मनी दो। एक बार हुआ था कि वर्ल्ड में कि जब पैसे नहीं थे तो हेलीकॉप्टर से पैसे फेंके। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा बांट रहे थे लोगों को कि भाई डिमांड कर ले, भाई डिमांड कर ले, डिमांड नहीं करेगा तो इकोनॉमी बंद हो जाएगी, रिसेशन में जा रही है। तो पैसे बांटने लगे थे लोगों को कि भाई प्लीज कर ले, प्लीज, ठीक है। तो डिफ्लेशन में मोर करेंसी, ठीक है, ज्यादा करेंसी नोट को प्रिंट करना, एक तरीके से हेलीकॉप्टर मनी जैसा ही लग रहा है, ठीक है। ये बात तो तुमको मैटर तो समझ में आ गया, लेकिन एक बात नहीं समझ में, सर डेफिसिट टर्म क्यों है? मैं सब जानता हूं, तुमको क्या नहीं समझ में आ रहा है? देखो, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब फिजिकल पॉलिसी में क्यों आया, उसका रीजन बताता हूं। जबकि नोट तो प्रिंट आरबीआई करेगा, लेकिन किसके सजेशन से? गवर्नमेंट के सजेशन से, ठीक है। गवर्नमेंट सजेशन देगा, ठीक है, करने के लिए। अब सर ये समझ नहीं आया कि ये डेफिसिट क्या होता है। सोचो जरा, गवर्नमेंट का जो खर्चा है ना, वो रिसीट से, रेवेन्यू से ज्यादा हो चुका है। मतलब गवर्नमेंट खर्च ज्यादा कर रही है, रेवेन्यू कम। तो भाई ऐसे केस को ना डेफिसिट बोलते हैं। बजट में डेफिसिट हो गया। बजट डेफिसिट क्या होता है पता है? हम लोग बजट में पढ़ेंगे। बजट डेफिसिट होता है जब खर्चा जो है ना गवर्नमेंट का, खर्च तो ज्यादा करने लगी गवर्नमेंट, इज ग्रेटर देन रेवेन्यू। जो रेवेन्यू मतलब पैसा आना, उससे ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो फिर एक डेफिसिट निकल के आता है। उस डेफिसिट को हम लोग बजट डेफिसिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि जो खर्चा है वो रेवेन्यू से ज्यादा हो चुका है, तो उसको, उस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए नोट को प्रिंट करके गवर्नमेंट को दे दो, सो दैट गवर्नमेंट खर्च कर पाए। दिस इज नॉट हेलीकॉप्टर मनी, बिकॉज हेलीकॉप्टर मनी में पब्लिक को देते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट को देने की बात हो रही है। अब बात समझ में आ गई डिफरेंस क्या है? नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे सर यही वाली होती है क्या? ना 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 ना, ये पब्लिक को बांटने की बात थी कोविड के टाइम पे। ये बात हो गई, गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट होता है, उस टाइम पे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है रेवेन्यू से, उस टाइम पे प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स होती है कंट्री के अंदर गवर्नमेंट के सजेशन पे। और 4 प्लेस है, मैं बताऊंगा नहीं, 3 बता दिया, आपको करना है। क्वाइन भी मिंट होता है, क्वाइन को मिंट बोलते हैं, क्वाइंस भी बनते हैं ना, उसको मिंटिंग बोलते हैं। एक नोएडा में होता है, और सोचो कहाँ कहाँ होता है। ये चीजें तुम्हारे काम की चीज है। वैसे मैं ये सीयूईटी वगैरह में कवर करवाऊंगा, चिंता क्यों करते हो भाई साहब, क्यों चिंता कर रहे हो? यहां तक समझ में आया है नहीं आया, ये बताओ ना। आ गया सर, आ गया सर। फिस्कल पॉलिसी इज क्लियर। आपको पूछ लो इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करेगा? नोट और प्रिंट करेगा। बोले पागल हो गया भाई, नोट प्रिंट करेगा, पैसे प्रिंट और मिंट करेगा, तो पैसे और पब्लिक के पास चल जाएंगे। ऐसे समझाना आप, ठीक है? ऐसे नहीं बोलते ना पागल है क्या, टीचर पागल हो गया, तुम लोग भी मरवाओगे मेरे को। ऐसे नहीं, ऐसे दोस्तों से बात करते हैं ना हम लोग, वैसे वाली बोल रहा था मैं, ठीक है। चलो अभी पहले बताओ, तुमको यहां तक बातें समझ में आई? आ गई? तो ये मैंने फिस्कल पॉलिसी बताई थी, ठीक है। और पता ही है आपको, फरवरी में अनाउंस होगी ये फिस्कल पॉलिसी, जो बजट अनाउंस होता है। पहले थोड़ा डिले होता था, अब पहले हो गया 20 दिन, ठीक है। 2016 और 2017 डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बाद में बताऊंगा। अभी तुमको फिर एक प्रश्न के साथ छोड़ते हुए जा रहा हूं कि जिसमें आप गूगल करो, गूगल सब कुछ बताता है। लिखो वहां पे रेलवे बजट और जनरल बजट मर्ज कौन से ईयर में होता है, 2016 या 2017, ठीक है। ये प्रश्न आएगा, मेरे को पता है, मैं नहीं बताऊंगा। और 4 जगह है नोट जहां पे प्रिंट होते हैं। एक सालबनोनी नाम की जगह है, सालबोनी भी बोलते हैं उसको बंगाल में, ठीक है। एक मैसूर में जगह हो गई, ठीक है। एक नासिक में हो गई महाराष्ट्र, और एक और कहां है चौथी वाली, ये तुमको सोचना है, ठीक है। क्वाइन मिंट होता है एक नोएडा में, और कहां कहां है, ये सब चीजें अपने नोट्स बना के रखो, ये हेल्प करेगा। एक तो आपका इंटरेस्ट भी आएगा टॉपिक्स के अंदर, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो मजा भी आएगा। ये इकोनॉमिक्स तो इजी है भाई, एक बार समझ लो तो इकोनॉमिक्स इजी है। तो कुछ नया आविष्कार करते हैं ना भाई, तभी तो मजा आएगा। तुम बताओ, नहीं करना चाहिए? कुछ नई नई चीजें भी तो करना बहुत जरूरी है ना। आगे क्या इकोनॉमिक्स बस अभी पढ़नी है, आगे नहीं पढ़नी, इकोनॉमिक्स नहीं बनना है यार। मेरा दिल मत दुखाओ तुम लोगों को, मैंने क्या बोला था, मैं इकोनॉमिक्स ढंग से पढ़ाऊंगा, तो तुम आगे कुछ बनो ना इकोनॉमिक्स वगैरह में। हाँ, इकोनॉमिक्स ले लिए हो, अगर मैथ्स है तो भाई साहब बहुत ही मजा हो गया। इको और मैथ्स, प्लीज गो फॉर इकोनॉमिक्स बच्चों, बन जाए इकोनॉमिस्ट। मैं हूं हेल्प करने के लिए। अगर कोई अवेयर नहीं किया ना, अभी भी कोई सुन रहा है मेरी बात को, जिसने अभी तक ये सोचा नहीं था कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी जाना चाहिए डीयू के अंदर, या किसी अच्छे कॉलेजेस में, अदर में भी जा सकते हैं, बॉम्बे में क्राइस्ट है, उसमें चल जाइए। तो प्लीज
जल्दी से सोचो, जल्दी से, बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं पता है सर, इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता क्या क्या होता है वहां पे, आगे क्या क्या स्कोप है, भाई मेरे को कमेंट करो, मैसेज करो, नंबर दे दूंगा, पूछो मेरे से कि सर ऐसा क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है, जो हमको जानना है। ठीक है, तो बहुत अच्छी लाइन है जिसमें तुमको मजा आ रहा होगा, जैसे गेमिंग जैसी चीजें दुनिया हो जाती है, पता है, मजा आने लगता है चीजों को। हम देखते हैं ना यार, जो वर्ल्ड में हो रहा है, इंडिया के अंदर हो रहा है, उसको हम पढ़ रहे हैं, हम कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। कोई ऐसी पढ़ाई करने से ज्यादा मजा आएगा रेदर देन जिसको रट्टा मारे हैं सिर्फ। कॉम्प्लेक्स होते हैं टॉपिक्स, मानता हूं मैं, मैथ्स आता है, स्टैट्स आता है, लेकिन हम उसको डील कर लेंगे इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो मैं हूं उसको आगे को भी पढ़ाने के लिए। ठीक है, मैंने भी खुद वही सब चीजें करी है, तो तुमको भी मैं वही सजेस्ट कर रहा हूं, है ना। एक टीचर आपको वही सजेस्ट करता है जिस लाइन से गया हुआ होता है। ठीक है, मैंने और भी कुछ किया है, लेकिन मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो इट इज क्वाइट बोरिंग। लेकिन जिसमें मैंने पिक किया, मेरे को लगा ये वाली इंटरेस्टिंग थी यार, तो मैं उसी में रहना चाहा फिर। तो उसके लिए मैं कह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर चीज पे थोड़ा सा फोकस रखना तुम लोग। अभी तुम्हारे पास टाइम है, सीवीटी के बाद जो रीजन होगा ना, वहीं पे रीजन होगा। इको ऑनर्स में दिक्कत ये होती है कि सब्जेक्ट सर थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि डीयू का सबसे प्रेस्टिजियस कोर्स माना जाता है, उसको कट ऑफ भी ज्यादा जाती है। तो सर आगे पढ़ाई होगी, हमसे नहीं होगी, वहां पे मैं हूं। वैसे भी मैं ये कहना चाह रहा हूं, सब जगह पे मैं हूं, मैं हर तुम्हारे डाउट्स ले सकता हूं। इतना तो मैं अब समझ में आ ही चुका होगा मेरे से। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स को पता चल चुका होता है इस बारे में कि उनको इकोनॉमिक्स में कोई दिक्कत नहीं, सर आ चुके हैं, चाहे एडवांस हो चाहे जैसी भी हो। तो इसलिए कह रहा हूं कि भाई इस पे फोकस करो प्लीज। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग फिस्कल पॉलिसी किए, नेक्स्ट वाले हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे, और मजा आएगा। मतलब मैं क्या बताऊं, इसमें तो मजा नहीं है, उसमें मजा आएगा, बड़े गजब गजब के। अब कॉम्प्लेक्स टॉपिक होंगे, लेकिन मैं ना तोड़ दूंगा एकदम बुरी तरीके से, और वो टॉपिक मनी एंड बैंकिंग में भी यूज होगा। ठीक है, ज्यादा क्लास खींचता नहीं हूं, तुम लोग वैसे भी फॉरवर्ड ही करोगे मेरी क्लास को, मेरे को पता है, सुनोगे नहीं मेरी बात। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।